या क्वाड्रेचर मेथड आप कहिए। क्वाड्रेचर मेथड में क्या है, इसको जैसे ये कोई आपके पास कर्व है, मान लिया कि ये कर्व है एफ ऑफ एक्स, ये है आपके पास पॉइंट ए और ये है आपके पास मान लिया कि पॉइंट बी। ए पे फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ ए और यहां पे बी पे फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ बी। ये आपके पास कर्व। अगर मैं आपसे इंटीग्रेशन पूछता हूं यहां पे ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन क्या होने वाला है? इंटीग्रेशन होने वाला है इस कर्व के अंडर जो एरिया है वो एरिया होने वाला है, यही होगा। इसका इंटीग्रेशन जो होगा इस कर्व के अंडर जो एरिया आएगा दैट इज द, ठीक है, मान लिया कि एरिया ए है, एक्चुअल जो इंटीग्रेशन आएगा वो ये आने वाला है। अब हम क्या करते हैं इस कर्व के लिए, ठीक है, कोई भी कर्व हो सकती है, कोई भी फंक्शन हो सकता है ये आपके पास, ठीक है, मान लो कि e टू द पावर x टाइप का हो गया, log x टाइप का हो गया, या e टू द पावर x के टाइप का हो गया, ठीक है, कोई भी फंक्शन है। अब हम क्या करते हैं कि ये एक पॉइंट है a जिसपे फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ ए और ये पॉइंट है b जहां पे फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ बी। मैं इन दोनों पॉइंट को ले लेता हूं। अगर मैं क्या करने लगूं, अगर मैं अब यहां पे इसके एरिया की बात करें तो ये एरिया कितना होगा? आई थिंक एरिया कैसे निकाल लेंगे आप, ये है आपके पास, ये है a और ये है b माइनस a, टोटल जो लेंथ है। इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं, साथ में इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, ऐसे निकालेंगे ना एरिया। ये है आपके पास टोटल जो यहां से यहां तक है, ये है b माइनस a और हाइट कितनी है आपके पास? जो हाइट है वो है फंक्शन की वैल्यू जो कि है एफ ऑफ ए। फिर इस ट्रायंगल का एरिया ऐड कर देते हैं। ट्रायंगल का एरिया क्या है? ये बेस है b माइनस ए, ये फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ बी, यहां पे एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी माइनस में एफ ऑफ ए। इस ट्रायंगल का एरिया और ऐड कर देते हैं इसमें। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ बेस क्या है b माइनस ए और हाइट कितनी है? एफ ऑफ बी माइनस में एफ ऑफ ए। यानी कि मैंने निकाला b माइनस ए एफ ऑफ ए प्लस में 1/2 b माइनस ए एफ ऑफ बी, ठीक है, माइनस में 1/2 b माइनस ए एफ ऑफ ए। यानी कि कुल मिला के ये आ गया 1/2 b माइनस ए एफ ऑफ ए प्लस में 1/2 b माइनस ए एफ ऑफ बी। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अब हमको केवल स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ए पे और बी पे केवल फंक्शन की वैल्यू हो, तो हम इसको अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल लिख सकते हैं? अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं b माइनस ए बाई 2 एफ ऑफ ए, ठीक है, प्लस में b माइनस ए बाई 2 एफ ऑफ बी। ऐसे लिखेंगे, समझ रहे? जहां पे मैंने क्या लिए है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेचर है आपके पास, ठीक है, कर्व है, ठीक है। इस कर्व पे हमने 2 पॉइंट ढूंढे, वो 2 पॉइंट आप कहीं पे भी ढूंढ सकते हैं, कहीं पे भी ले सकते हैं। अब मैंने एक पॉइंट लिया ए और एक पॉइंट लिया है बी, इन पे फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट की, ए पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, बी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, और मैंने इसके इक्वल लिख दिया। तो अब आप देखिए जो एक्चुअल एरिया था वो था ये, और इस तरह से जो 2 पॉइंट मान के मैंने एक सिकेट लाइन ड्रा की है, वो सिकेट लाइन ए से बी तक मैंने क्या निकाला है? उस सिकेट लाइन के अंदर आने वाला एरिया निकाल लिया। यही तो किया है ना मैंने, ए से बी इस सिकेट लाइन के अंदर आने वाला, इस लाइन के अंदर आने वाला एरिया ही तो निकाला है मैंने। अब आप देखें एक्चुअल एरिया ये था और आपने जो निकाला एरिया वो ये है, ठीक है, तो इतना तो एरर में चला गया ना। क्वाड्रेचर जो टर्म है, ठीक है, एक मेथड को रेफर करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट अपने आप, ठीक है, पूरी कर्व पे लोकेट करते हैं, अपने अकॉर्डिंग लोकेट करते हैं, ठीक है, ताकि वो मैक्सिमम डिग्री की पोलिनोमियल तक क्या हो? एग्जैक्ट हो। तो एरर आ रहा है, हम क्या करना चाहते हैं? एरर को
खत्म करना चाहते हैं। अब इस पे देखिए, मैं इस तरह से न बात करके अब मैं पॉइंट की लोकेशन बदलता हूं। केवल क्या करता हूं, पॉइंट की लोकेशन बदलता हूं जहां पे फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उन पॉइंट्स की लोकेशन बदलता हूं। पहले पॉइंट क्या लिए थे मैंने, ए और बी लिए थे जहां पे फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट की। तो इस कर्व के, इस लाइन के अंदर आने वाला एरिया और इस कर्व के अंदर आने वाला एरिया में काफी डिफरेंस है। ये ए, ये आपके पास हो गया बी। मैंने पहले तो कॉर्नर पॉइंट लिए थे जस्ट, ठीक है। मैंने देखा कि इसको और इसको मिलाने वाली जो लाइन है उसके अंदर जो एरिया और एक्चुअल एरिया काफी डिफरेंस है, एरर बहुत ज्यादा है। अब हम क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू की तरफ जाना चाहते हैं, तो मैंने पॉइंट की लोकेशन बदल दी, इंटीग्रेशन नहीं बदला। इंटीग्रेशन तो ए से बी है, पॉइंट जहां पे फंक्शन की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, ठीक है, उनकी लोकेशन बदल दी। a1 f ऑफ a1, b1 f ऑफ b1। अब यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम इन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं और ये जो लाइन बनती है, अब यहां से देखो, ठीक है, इसके अंदर यानी कि अब एरिया क्या होगा आपके पास, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एक्चुअली एरिया तो आपके पास क्या है, एक्चुअल एरिया तो वही है जो आपने अभी कैलकुलेट किया था। मान लिया कि ए है इंटीग्रेशन के बाद, लेकिन इससे जो कैलकुलेट किया होगा एरिया, अब आपने फंक्शन की वैल्यू कहां पे निकाली, a1 पे, यहां पे कितनी निकाली, b1 पे, और इंटीग्रेशन कहां से कहां करना है आपको, a से b तक आपको करना है। तो a से b एक तरह से यही एरिया तो आया आपके पास, आया कि नहीं आया। अब इसमें क्या देख रहे हैं कि इस कर्व के अंदर जो एरिया आया था, इस कर्व के अंदर ये एरिया आया था जो आपने इसमें कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन इस लाइन के अंदर ये एरिया एक्स्ट्रा आ गया। यानी कि अगर ये कम हो रहा है, ठीक है, अगर ये क्या हो रहा है एक्चुअल इंटीग्रेशन में, जब इसका कर रहे हैं हम, ये अगर कम हो रहा है तो ये एक्स्ट्रा भी तो हो रहा है। कुल मिला के मैं मान लेता हूं कि ये जो आपने स्किप कर दिया इसमें, ठीक है, वो मान लिया कि 5 यूनिट है, और ये दोनों मिलके मान लिया कि 6 यूनिट हो रहा। तो एरर क्या हो गया पहले के कंपैरिजन में, अरे पहले तो इतना का इतना, ये पूरा का पूरा एरर में चला गया था, अब क्या हो गया, एरर कम हो गया। तो इस तरह से दो पॉइंट हम कर्व पे क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। 2 की जरूरत पड़ेगी या फिर 2 से ज्यादा की जरूरत पड़ सकती है, 3 की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। इस तरह से हम लोकेट करके हम क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट एरिया जो आएगा वहां तक पहुंच सकते हैं, लेकिन किसकी मदद से, पोलिनोमियल्स की मदद से। यानी कि मान लो कि आपको इंटीग्रेशन में बोलूं कि -1 से 1 e⁻x² का इंटीग्रेशन निकालो, ये तो महाभारत है अपने लिए, तो कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये कर्व तो हमको पता है ना कैसे कर्व बनेगी, ठीक है, जस्ट पॉइंट लोकेट करेंगे इस पे और उन पॉइंट की मदद से हम पोलिनोमियल बना के इंटीग्रेशन निकालने वाले। द टर्म क्वाड्रेचर, जो टर्म है क्वाड्रेचर, ये रेफर टू द मेथड in which we choose points। हम क्या करेंगे, पॉइंट चूज करेंगे, we choose points at which function is evaluated। हम पॉइंट ढूंढते हैं जहां पे हमको फंक्शन क्या है हम इवेल्युएट करेंगे, ठीक है, सो दैट द फार्मूला इज एग्जैक्ट अप टू मैक्सिमम डिग्री पोलिनोमियल, ठीक है, अप टू मैक्सिमम डिग्री पोलिनोमियल। द फंक्शन इज इवैल्यूएटेड सो दैट द फार्मूला इज एग्जैक्ट फॉर ए पोलिनोमियल ऑफ हायर डिग्री, ठीक है। गॉसियन क्वाड्रेचर फार्मूला क्या है कि अगर हमको किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, कहां से कहां तक, -1 से 1 तक, ठीक है। आप इसको कैसे समझिएगा मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूं। अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है -1 से 1 तक f(x) dx, ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं c1
एफ ऑफ x1 प्लस C2 एफ ऑफ x2 एंड सो ऑन Cn एफ ऑफ xn। ठीक है, क्या होगा आपके पास C1 C2 C3 Cn, ये हमको नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि इनकी C1 C2 Cn इन सब की वैल्यूज का सम कितना रहेगा, जितनी इंटरवल की लेंथ है। मैंने अभी क्या किया था पीछे, मैंने पीछे जब भी किया था b माइनस ए, मैंने क्या किया था, अभी फार्मूला जो आया था आपके पास जब मैंने, ठीक है, कहाँ निकाली थी वैल्यू, a पे निकाली थी एफ ऑफ ए और b पे निकाली थी एफ ऑफ बी। अगर आप देखें तो इंटीग्रेशन जो आया था आपके पास a से b एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये आया था एक्चुअल इंटीग्रेशन से अलग, जो आया था वो आया था b माइनस ए बाई टू एफ ऑफ ए प्लस में b माइनस ए बाई टू एफ ऑफ बी। अगर इन दोनों को ऐड करें कोफिशिएंट को, ये क्या होगी b माइनस ए, यानी कि इंटरवल की लेंथ, और इंटरवल की लेंथ क्या है -1 से 1, यहाँ पे 2 है, तो C1 प्लस C2 प्लस Cn ये होगा 2। ठीक है, कुल मिला के इंपॉर्टेंट क्या है कि ये C1 C2 C3 Cn किस रेशो में आएंगे वो देखना है एक तो। ठीक है, सारे इक्वल आते हैं या अनइक्वल आते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात, ये पॉइंट ढूंढते हैं x1 x2 x3 xn -1 से 1 तक, कि हमारे पास जो एक्चुअल इंटीग्रेशन है और जो पोलिनोमियल की मदद से जो निकालेंगे इंटीग्रेशन, दोनों क्या आ जाए, सेम आ जाए। ठीक है, तो यानी कि इसको ऐसे समझते हैं कि ये है इंटरवल -1 से लेके +1 तक। ठीक है, ये कोई कर्व है, कैसे भी कर्व है, मान लिया कि हमको क्या ढूंढना है इसमें, हम ये नहीं कह रहे हैं कि x1 x2 x3 कहाँ पे मिलेंगे, मिलेंगे -1 से 1 तक। मान लिया कि यहाँ पे x1 मिल गया, ठीक है, ये है x1, ये है मान लिया कि x2, ये है x3, ऐसे कुछ करके जहां पे फंक्शन की वैल्यू निकाल रखी होगी आपने f ऑफ x1 f ऑफ x2 f ऑफ x3, इस तरह से वैल्यू निकाल ली होगी। और इनके अंडर जो आएगा, ठीक है, C1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक तरह से हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, और सॉरी f ऑफ x1 तो हाइट को, और C1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कहां तक वो हाइट आपको रखनी है, यानी कि एक तरह से बस स्लैब बना बना के, ठीक है, यहां से यहां तक इंटीग्रेशन कर दिया। भाई C1 f ऑफ x1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, C1 मान लिया कि आपने 1/4 आया, C1 क्या है, मान लिया कि 1/4। ठीक है, यानी कि जैसे एक रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं भाई, यहां से यहां हाइट तो कितनी होगी, f ऑफ x1 ना, ठीक है, और ये क्या होगी, थिकनेस कितनी होगी, वो C1, मान लिया कि 1/4 तक ही चल रहा है, तो 1/4 इंटू में f ऑफ x1, यानी कि एक तरह से इस स्ट्रिप का एरिया। ठीक है, फिर f ऑफ ऊपर ही जाएगा ना, C2 इंटू में f ऑफ x2, एक तरह से इस स्ट्रिप का एरिया। C2 की जो भी वैल्यू रही होगी, C2 की वैल्यू हो सकता है 1/4 ही रही हो या कुछ अलग रही हो। ठीक है, इस स्ट्रिप का एरिया। इसी तरह से ये एरिया ऐड कर करके कहीं पे कम हो रहा होगा, कहीं पे इससे ऊपर हो रहा होगा, और एक्चुअल एरिया और इस कर्व के अंदर जो एरिया आ रहा है, ठीक है, इस स्ट्रिप के अंदर एरिया अंदर जो एरिया आ रहा है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन -1 से 1 f ऑफ x dx, ये हो गया समेशन CI f ऑफ xi, जहां पे i की वैल्यू 1 से लेके n। और ये जो फार्मूला है इज एग्जैक्ट फॉर ए पोलिनोमियल अप टू डिग्री 2n-1, इज एग्जैक्ट फॉर ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री अप टू 2n-1। इस डिग्री तक ये आपके पास क्या है, एग्जैक्ट है। जैसे कि मैं कुछ फार्मूले निकाल के देखता हूं। ठीक है, अगर आप n की वैल्यू 1 लेते हैं तो, n की वैल्यू 2 लेके चल रहे हैं तो क्या होने वाला है, ठीक है, देख लेते हैं। फॉर n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 1, अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, ये -1 से 1 f ऑफ x dx।
ठीक है, ये क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 1 रखने पे c1 f ऑफ x1। अच्छा ये क्या है, एग्जैक्ट किसके लिए होगा, 2n-1 यानी कि 2 माइनस में 1 डिग्री तक की पोलिनोमियल के लिए क्या होगा, एग्जैक्ट होगा। इज एग्जैक्ट फॉर ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री अप टू 1। ठीक है, अप टू 1 में क्या होता है, पोलिनोमियल आपने बेसिस वगैरह बनाते टाइम देखा होगा लीनियर में, डिग्री 1 तक की पोलिनोमियल को कैसे लिखा जाता है, a0 प्लस में a1x। ठीक है, बेसिस क्या होती है, एक तरह से x की पावर 0 और x की पावर 1 यानी कि 1 और x। ठीक है, तो 1 और x के लिए मैं देख लेता हूं, मैं 1 और x के लिए इसलिए निकाल रहा हूं, पहले 1 के लिए निकाल लूंगा इंटीग्रेशन क्या होगा, उससे c1 और f ऑफ x1 में एक रिलेशन, क्योंकि दो अननोन है, ना तो c1 पता ना x1 पता। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो c1 और x1 में एक रिलेशन, इसका f तो पता है ना, f मान लिया कि आपके पास ये हो गया e टू द पावर x हो गया, तो e टू द पावर f ऑफ x1 क्या हो जाएगा, अगर f ऑफ x ये है तो f ऑफ x1 क्या हो जाएगा, e टू द पावर x1। ठीक है, तो x1 ही तो जानना है हमको, एक c1 जानना और एक x1, दो को जानने के लिए दो का इंटीग्रेशन देख लेते हैं, इक्वल रख देते हैं। तो हम क्या करते हैं, ठीक है, 1 के लिए चेक करते हैं पहले, इंटीग्रेशन -1 से 1 dx क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x 1 पे वैल्यू -1 पे रखेंगे। ठीक है, अपर लोअर लिमिट इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन पता है 2 टाइम ऑफ 0 to 1 ऐसे हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, c1 1 आएगी, तो यहां पे c1 की वैल्यू क्या हो गई 2, इंटीग्रेशन -1 से 1 x dx, x का इंटीग्रेशन, x क्या है, ओड फंक्शन है, और ओड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमेशा 0 होता है। अरे आप ऐसा समझिए इसको कि ये एक तरह से पहले क्या था, 1 का इंटीग्रेशन किया, ठीक है, ये था 1, ये -1 से लेके +1 तक फंक्शन की वैल्यू क्या है 1 है, ये क्या है f ऑफ x क्या है आपके पास 1 है। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन निकालने का मतलब क्या है, इसके अंडर एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया ना, इंटरवल की लेंथ 2, हाइट 1, 2 इंटू में 1 करके 2 आ गया था। और जब आप क्या कर रहे हैं, आप ले रहे हैं x, तो -1 से 1 तक, -1 से लेके 1 तक हुआ क्या, ये आपने लिया है f ऑफ x इक्वल टू x लिया, यही है ना। तो जितना बिलो x एक्सिस है उतना ही अबो x एक्सिस है कि नहीं है। और मैंने कहा था जब इंटीग्रेशन करते हैं तो अबो x एक्सिस हमेशा जो होता है, अगर कर अबो x एक्सिस है तो इंटीग्रेशन पॉजिटिव, बिलो x एक्सिस है तो इंटीग्रेशन नेगेटिव, तो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, इसलिए ओवरऑल इंटीग्रेशन क्या हो गया इसका 0। ठीक है, x का इंटीग्रेशन x²/2, 1 पे वैल्यू 1/2, लोअर लिमिट -1 पे वैल्यू वो भी 1/2, दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। ठीक है, ये है, अब 0 है तो रखो ना यहां पे c1 f ऑफ x की जगह कौन है, x है, x की वैल्यू कहां पे x1 पे, क्या होगी ये x1। अब c1 तो 0 है नहीं आपके पास, c1 तो 2 आ चुका है, तो यहां से x1 क्या हो गया 0 आ गया। तो कुल मिला के n1 के लिए, ठीक है, ये जो बना इंटीग्रेशन ये किसके इक्वल बना, c1 की वैल्यू 2 और f ऑफ x1 की वैल्यू 0। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि 2 टाइम ऑफ f ऑफ 0 पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन सेम आ जाएगा। दोनों केस में देख लो आप, 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1 है कि नहीं है, और इंटू में 2, ये एरिया आ गया कि नहीं आ गया एग्जैक्ट। भाई f ऑफ 0 कितना है 1 ही तो है, 0 पे वैल्यू फंक्शन की क्या है f ऑफ 0 1 ही तो है हर जगह, तो 1 इंटू में 2 इसके लिए वैलिड हो गया कांस्टेंट के लिए। यहां पे देखो 0 पे वैल्यू फंक्शन की वैल्यू 0, तो 0 इंटू में 2 क्या हो गया 0, x के लिए क्या है इंटीग्रेशन 0 नहीं है क्या, तो यानी कि केवल मैं फंक्शन की वैल्यू 0 पे निकाल लूं
और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 1 डिग्री के लिए वैलिड हो गया। फॉर n इक्वल टू 2, 2 के लिए लेंगे तो कहां तक चला जाएगा, इंटीग्रेशन -1 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाएगा c1 एफ ऑफ x1 प्लस c2 एफ ऑफ x2। ये किसके लिए बेस्ट है, इज एग्जैक्ट फॉर ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री अप टू 2 नहीं, n2 रखा है 2n-1, ठीक है, तो 3 डिग्री अप टू डिग्री अप टू 3, यानी कि डिग्री 3 तक मतलब x⁴, यानी कि 1 कांस्टेंट। भाई इसका मल्टीपल के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मल्टीपल तो आप कर करके पहुंच जाना वहां पे, x⁴ x², ठीक है। देखो आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो, c1 x1 c2 x2 4 अननोन है, 4 अननोन को जानने के लिए 4 ही इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, ठीक है, 4 अननोन आ जाएंगे। तो इंटीग्रेशन -1 से 1 dx क्या हो गया, ये तो 2 हर कोई जानता है, c1 f की वैल्यू क्या है 1 है, 1 की वैल्यू एट x1 1 ही हो जाएगी प्लस c2, ठीक है ना। f ऑफ x क्या है 1 है ना, तो 1 की वैल्यू चाहे x1 पे निकाल लो कांस्टेंट फंक्शन की, चाहे x2 पे निकालो, सब जगह 1 ही होने वाला है। तो ये c1 प्लस c2 क्या हो गया आपके पास 2 हो गया। मैंने आपको पहले भी बताया था कोएफिशिएंट का सम क्या होगा, इंटरवल की लेंथ के इक्वल होगा, हो गया ना। इंटरवल की लेंथ कितनी 2, c1 प्लस c2 कितना हो गया 2। फिर -1 से 1 x dx, x का इंटीग्रेशन सब कोई हर कोई जानता अब, ठीक, ऑड फंक्शन है, इंटीग्रेशन 0, ठीक है। क्या हो जाएगा अब c1, ये f ऑफ x1 क्या हो जाएगा x1 प्लस c2 f ऑफ x2 क्या हो जाएगा x2, f ऑफ x है, x1 पे वैल्यू x1 और x2 पे वैल्यू x2। -1 से 1 x² dx, इसका इंटीग्रेशन हो गया x³ 3, 1 पे वैल्यू 1/3, -1 पे वैल्यू, ठीक है, -1/3 देगा और माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये c1 x1² प्लस c2 x2², ठीक है, x की जगह x1 और x की जगह x2 रख के यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। और एट द एंड -1 से 1 x³ dx, फिर से ऑड फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन x4/4, 1 और -1 पे सही वैल्यू देगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा 0। ये हो गया c1 x1³ प्लस c2 x2³। अब जब इन चारों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, c1 c2 की वैल्यू मिलने वाली है 1 1, ठीक है। x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू क्या मिलेगी, x1 की वैल्यू 1/√3 और x2 की वैल्यू -1/√3, ठीक है। जब इन चारों इक्वेशंस को सोल्व कर रहे होंगे, किसी एक जगह से c1 की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर लेना है, ठीक है, वहां से c2 की वैल्यू निकाल के x1 और x2 की टर्म में यहाँ पे पुट कर लेना, फिर x1 x2, बहुत लंबा चौड़ा काम बन जाएगा, लेकिन डायरेक्ट निकाल ले, ठीक है। यहां से c1 c2 दोनों 1 आ जाएंगे, x1 और x2 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के नेगेटिव आ जाएंगे। आपको जिसका मन करे नेगेटिव लेने का वो ले लीजिएगा, 1/√3। x1 को 1/√3 माना है तो x2 की वैल्यू -1/√3 हो जाएगी, ठीक है। रख के देख लो, इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। 1 1 1/√3 -1/√3 0, 1/√3 का स्क्वायर 1/3, -1/√3 का स्क्वायर 1/3, 1 और 1 है ये, 1/3 प्लस में 1/3 2/3, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चले। चलो फिर तो फार्मूला क्या बन गया, इंटीग्रेशन -1 से 1 f ऑफ x dx क्या बना, c1 की वैल्यू 1 f ऑफ 1/√3 प्लस में f ऑफ -1/√3, n2 के लिए ये हो गया क्वाड्रेचर फार्मूला।
n3 के लिए भी मैं सीधा सीधा लिख देता हूं फिर, ठीक है। कहां तक वैलिड होगा, 2 इंटू 3 माइनस 1 यानी कि अप टू डिग्री 5, ठीक है। 5 तक लेंगे यानी कि 1 x x स्क्वायर x क्यूब x4 x5, 6 आपके पास क्या बनेंगे, रिलेशन बनेंगे। किसमें, c1 f ऑफ x1 प्लस c2 f ऑफ x2 प्लस में c3 f ऑफ x3। 6 अननोन, 6 ही इक्वेशन वैल्यू आ जाएगी, 6 ही। तो आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा -1 से 1 f ऑफ x dx, ये हो जाएगा c1 f ऑफ x1 प्लस में c2 f ऑफ x2 प्लस में c3 f ऑफ x3। और ये जो बनता है यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। 5/9 f ऑफ √3/5। दूसरा है आपके पास 8/9 f ऑफ 0, 8/9 f ऑफ 0 प्लस 8/9 f ऑफ √3/5, ठीक है। ये हो जाएगा।